छत्तीसगढ़ की संस्कृति अपने आप में ही समृद्ध संस्कृति मानी जाती है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो संस्कृति को संजोने के लिए अलग-अलग तरह से लोग पहल कर रहे हैं। वहीं हाल ही में वाद्य यंत्रों का गढ़ छत्तीसगढ़ के नाम से एक किताब लिखी गई है। उनके उसके राइटर आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम उनसे रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे इस किताब के बारे में। अरविंद मिश्र जी, जिस तरह से आपने इस किताब को लिखा है, किस तरह से आपने परिकल्पना की थी और क्या-क्या चीज़ें उसमें समाहित हैं? छत्तीसगढ़ में ऐसे लिखने के लिए बहुत कुछ है सांस्कृतिक परिवेश में, लेकिन मैंने वाद्य यंत्र को इसलिए चुना कि वाद्य यंत्र एक ऐसा मोहक वस्तु है जो सबको आकर्षित करता है। ये देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों को आकर्षित करता है, इसलिए मैंने वाद्य यंत्र को का गढ़ नाम की किताब को लिखा है। जी। जी। सर, इस किताब में क्या-क्या चीज़ें हैं? पहले तो ये पूछेंगे सर कि इस किताब को संस्कृति विभाग अब स्कूल और कॉलेज के बच्चों को भी बाँटने की तैयारी कर रहा है, तो कैसे किस तरह देखते हैं इसे आप? कि युवा और किशोर वर्ग के लोगों को छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक परिवेश है, वो वंचित हैं वो। जी। खासकर गीत, संगीत, लोकगीत इसको भली-भाँति समझते नहीं। तो ये वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्रों को मैंने लिया है, सरगुजा, बस्तर और मैदानी इलाके, तीनों इलाके के ऐसे वाद्य यंत्र लिया है जो दुर्लभ है, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलेगा। आपको वो नेट में माने वो आपको उसमें भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब वगैरह में, गूगल में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे दुर्लभ वाद्य यंत्र जो लुप्त होते जा रहे हैं, उनको हमारी आने वाली पीढ़ी को जानना है और वो कितने मोहक है, कितने लुभावने हैं, कितने कर्णप्रिय हैं, ये इसका उपयोग विश्व स्तर पर कितना अच्छा किया जा सकता है, इस बात को अवगत कराने के लिए मैंने लिखा है। इसलिए संस्कृति विभाग ने चाहा है कि इसको स्कूलों में, गाँव में, ग्राम पंचायतों में, विद्यालयों में, संगीत विद्यालयों में इसका वितरण किया जाए। जी। जी। सर, शुरुआत कैसे की आपने? जिस तरह से संस्कृति छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आप संजोने का कार्य कर रहे हैं, वो पिरो रहे हैं। जी, जी। शुरुआत आपने कैसे की? चूँकि आप बताते हैं कि शासकीय सेवा से आप रिटायर्ड हैं और अभी वर्तमान में स्मार्ट सिटी में आप हैं। किस तरह की सेवा मैं कर रहे शुरू से लेखन में हूँ, 19 वर्ष की अवस्था में मेरी पहली कहानी छपी नागपुर की एक पत्रिका में। हैं? तो उसके बाद मैं 22 वर्ष की अवस्था में देशबंधु में सह-संपादक हो गया। तब से मेरा लेखन कार्य जारी है। शुरू में मैं लेखन करता रहा हूँ राष्ट्रीय स्तर के पत्र-पत्रिकाओं में, अखबारों में। जी। लेकिन मुझे अब ऐसा लगा कि अब सरिता मुक्ता मेरी सहेली, इसमें छपना बहुत हो गया। अब मुझे छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक परिवेश पर कुछ लिखना चाहिए। तो मैं छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक परिवेश पर ही लिख रहा हूँ और मैं अब छत्तीसगढ़ी भाषा में भी लिख रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर लिखते इस वाद्य यंत्र पर लिखने के पहले मैंने एक आनी-बानी की छत्तीसगढ़, मैंने छत्तीसगढ़ की वानगी पर एक किताब लिखा है, जो एट ए ग्लांस एक बार में पूरा छत्तीसगढ़ को समझ जाएँगे आप। छत्तीसगढ़ का रहन-सहन, खान-पान, गीत, संगीत, जी। मेल-जोल, यहाँ के व्यक्तियों का आचार-विचार, जो भी ये सांस्कृतिक परिवेश है, उस पर मैंने एक छत्तीसगढ़ की आनी-बानी लिखा है। उसी तरह से मैं एक लिख रहा हूँ छत्तीसगढ़ फ़िल्म संसार और छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी क्षेत्र हैं जो वंचित हैं, जो दुर्लभ हैं, जिस पर कुछ किया जाना चाहिए, वो भी सांस्कृतिक परिवेश में, वो भी मेरा काम चल रहा है। मैं अब केंद्रित हो गया हूँ छत्तीसगढ़ पर केवल। मैं राष्ट्रीय स्तर के पत्र-पत्रिकाओं की ओर से अब विमुख हो गया हूँ, केवल छत्तीसगढ़ पर मैं अपना कार्य, लेखन, रचना, धर्म निभा रहा हूँ। जी, जी। इस तरह सर आपकी का जो पहल है बहुत ही सराहनीय है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आप संजोने का काम कर रहे हैं। देखा जाए सर, आपने जो एक किताब लिखी है वाद्य यंत्रों का गढ़, इसमें अगर कोई पाठक पढ़ता है तो क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी इसमें? नई चीज़ ये है कि मैदानी इस इलाकों में तो सब मिल रहा है आपको, बाँसुरी, हारमोनियम, तबला, ये सब मिल रहा है जी। और बाँसुरी, हारमोनियम, तबला भी अडॉप्ट हो गया है। हर विश्व के हर क्षेत्र में, हर लोक भाषा में, हर लोक संगीत में इनको बजाया जाता है। लेकिन जनजातियों में क्या बजते हैं, जैसे एक ठिसकी है, धनकुल है, बाँस बाजा है, अलगोजा है, सींग बाजा है। इन ये बाजाओं को, जैसे एक मैं आपको एक हल्की-फुल्की बात कर जी। रहा हूँ। फ़िल्मी दुनिया में आर डी बर्मन होते थे जी। और एस डी बर्मन होते थे। इन्होंने लोक वाद्यों का अच्छा प्रयोग किया है और सबसे बड़ा प्रयोगवादी आर डी बर्मन रहा है, जिन्होंने अधिकतम लोक वाद्यों को लिया है। ईश्वर उनको जल्दी अपने शरण में ले लिया, अन्यथा यदि वो जिंदा रहते आर डी बर्मन और इस पुस्तक को पढ़ते, तो ज़रूर हमारे जनजातियों के वाद्य यंत्र को अपने फ़िल्मों में प्रयोग करते वो, फ़िल्म संगीत में। जी। ये सर, समय कैसे आपने निकाला जिस तरह से शासकीय सेवा में आप रहे और अभी भी वर्तमान में आप निविदा के पद पर स्मार्ट सिटी में अपनी सेवा दे रहे हैं? मैं क्या है, मैं अपना समय, जो शेष समय है, वो जो मेरा बचत का समय है, जैसे छुट्टियों के दिन है और ऑफ़िस के बाद का समय है, प्रतिदिन रोज़ मैं 2 घंटा नियमित रूप से लिखने का काम करता हूँ और ये मेरी एक प्रवृत्ति में आ गई है। जैसे लोग क्लब जाते हैं और पार्टी में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, मैं ये सब छोड़कर केवल लिखने का काम करता हूँ। मेरे को इसमें मज़ा आता है, मेरे हॉबी है। जी, अच्छा। जी। मिश्र जी, देखा जाए जिस तरह से अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संजोने का सरकार कार्य कर रही है,
आपका भी अभी योगदान जुड़ रहा है, किस तरह से मानते हैं कितना सशक्त करने की आवश्यकता है हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति छत्तीसगढ़ की संस्कृति करने का बहुत अच्छा मौका आया है। वर्तमान सरकार जो है वो छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़पन को माने संवर्धित कर रहे हैं और इसी कारण ही मुझको ये सब मौका मिला है। मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ और मैंने आपको अब ज़्यादा लंबा विस्तार में जाना नहीं चाहता। मेरे आनी बानी के छत्तीसगढ़ नामक किताब को आप पढ़ेंगे तो उसमें वही बात है जो आज वर्तमान सरकार चाहती है। जैसे पौनी पसारी जी। को मैंने ही लिखा था, उसके बाद क्लिक हो गया और सरकार उसको उठा ली उस योजना को और पूरे छत्तीसगढ़ में उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो सरकार तो 1-2 चीज़ों को उजागरित किया, मैंने उसी किस्म में 20-25 चीज़ों को आनी-बानी के छत्तीसगढ़ में रखा है। जैसे सरकार ने तो केवल गोठान रखा है, मैंने सरकार को के ध्यान में लाने के लिए गोठान, खैरखा दाणवानी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, हरेली, इस किस्म के जो दुर्लभ रामकोठी, ऐसे छत्तीसगढ़ के मूल जो कमर्शियल भी है, सांस्कृतिक भी है और छत्तीसगढ़ के एक नक्शा, छत्तीसगढ़ रहन-सहन, छत्तीसगढ़ का आचार-विचार, उसका लोक व्यवहार को प्रकट करने वाली बात को छत्तीसगढ़ की आनी-बानी में प्रकट करता है। ये अच्छा अवसर है छत्तीसगढ़ की बातों को मुखरित करने का, इसलिए मैंने इस किताब को लिखा जिसमें 25 ऐसे बिंदु हैं, जिसमें खाली छत्तीसगढ़ के रहन-सहन, परिवेश, रोजगार, खान-पान इन सबों का वर्णन है। जी। आगे सर आपका किस तरह से प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेगा? आगे आप किस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं और क्या लिखेंगे आगे? आगे मैं एक छत्तीसगढ़ मैं बताया ना मेरा पूरा ध्यान छत्तीसगढ़ पर है। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक परिवेश पर केंद्रित वस्तुओं को मैं लिखूँगा। आगे मेरा आनी-बानी के छत्तीसगढ़ का दूसरा भाग आएगा। फिर मैं छत्तीसगढ़ के दुर्लभ महापुरुषों के बारे में लिखूँगा। मैं मानता हूँ कि खूबचंद बघेल, सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, वीरनारायण सिंह पर लिखा जाना चाहिए। इन पर बहुत लिखा गया है। अब उन ऐसे महापुरुषों के बारे में लिखा जाए जो रेयर हैं, जिनका नाम नहीं आ पाया है और जो सचमुच महान हैं। वो भी महान हैं, लेकिन उन्हीं की तुलना में ये भी महान हैं। ऐसे दुर्लभ महापुरुषों को भी मैं सामने लाना चाहता हूँ। तो ये थे अरविंद मिश्र जी जिन्होंने अपनी किताब लिखी है। इनका भी जिस तरह से देखा जाए तो इनका मूल उद्देश्य हो गया है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ के विरासतों के बारे में लिखेंगे। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समृद्ध करने का योगदान ये कर रहे हैं, ईटीवी भारत इसे सलाम करता है। सिद्धार्थ श्रीवासन, ईटीवी भारत, रायपुर।